चलो बेटा, अस्सलाम वालेकुम। अब स्टार्ट करेंगे P5। कल हमने किया था 2013 का अक्टूबर नवंबर 52। आज करेंगे 2013 का अक्टूबर नवंबर 53। ये हम कंटिन्यूसली 2024 तक लेके जाएंगे। फिर टाइम बच 2023 तक। फिर हमारे पास टाइम बचेगा, फिर हम पीछे की कर लेंगे। ठीक है, चलिए जी स्टार्ट कर रहे हैं हम। आज जी बोले। सर क्वेरीज पूछनी थी आपसे। बेटा आज तो मैं भी पेपर 5 करा रहा हूँ ना, तो मैं आज ही के दिन तुमको दूसरा टाइम दूंगा, इंशाल्लाह आज ही के दिन दूंगा। ठीक है ठीक सर। है, आज ही के दिन दूसरा दूंगा। लेकिन तुम ये P5 कर, मैंने तुमसे कहा था रात वाली क्लास में आना। ये तो नहीं सर, एक्सीडेंटल। फाइव अच्छा, आप रात करवाएंगे। अच्छा मैं भूल गया हूँ। मैं पूरी प्लानिंग करके आ गया था पेपर 5 की। तो अभी इसको सही सर, कर मैं लेते हैं। चलो चलो, मैं तुम्हें करा दूंगा इंशाल्लाह इसी वक्त ना। अभी चलो चलो। एयर विच इज 99% नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन इज स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन स्लाइटली सॉल्युबल है पानी में। एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ एयर इन वाटर हैज कंसंट्रेशन ऑफ 19 सेंटीमीटर क्यूब पर डीएम क्यूब। ठीक है, आप आप देख सकते हैं इसमें कंसंट्रेशन दी हुई है। ठीक है, अच्छा। व्हेन वाटर इज बॉइल्ड ऑल द डिसॉल्व्ड एयर इज बॉइल्ड आउट ऑफ द सॉल्यूशन। अच्छा जी, अच्छा कल जो हमने पास पेपर किया था वेरिएंट 51 का, ये भी इंथैल्पी इसका एनर्जेटिक से था, ये भी एनर्जेटिक्स है। इसमें इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन दिए हुए दोनों के। अब ये कह रहा है प्रिडिक्ट हाउ द सॉल्युबिलिटी ऑफ एयर इन वाटर विल चेंज एज द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड। टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी में क्या फर्क पड़ेगा। नॉर्मली तो सॉल्युबिलिटी जो है हमारी प्रेडिक्शन ये होती है कि एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस। ऐसे ही है ना, एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस। आइए इधर देखते हैं। एक्सप्लेन दिस प्रेडिक्शन यूजिंग ली चैटल प्रिंसिपल इन टर्म ऑफ इक्विलिब्रियम बिटवीन एयर एंड एक्वस सॉल्यूशन एज द टेम्परेचर इंक्रीज। अच्छा, हमें मालूम है कि कुछ ताल्लुक एंडो और एक्सो का होता है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं इन दोनों की इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन माइनस है। माइनस का मतलब क्या है? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में जब भी टेम्परेचर बढ़ाते हैं बैकवर्ड जाता है, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होनी चाहिए। मैं दोबारा कह रहा हूँ, नॉर्मली टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ती है इरिवर्सिबल में। लेकिन आप देखिए यहाँ आपके पास जो इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन थी वो निगेटिव है। आपको मालूम है सोल्यूशन में भी पॉजिटिव में भी निगेटिव में भी एंडो में भी एक्सो। यहाँ क्या है? निगेटिव है। निगेटिव का मतलब क्या है? एक्सो। तो एक्सोथर्मिक में हीट निकाल रहा है, ये खुद हीट निकाल रहा है। नाइट्रोजन को पानी में डालेंगे हीट निकालेगा, ऑक्सीजन को पानी में डालेंगे हीट निकालेगा। आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसकी तो हट जाएगी कि यार मैं खुद टेम्परेचर निकाल रहा हूँ और ये मुझे टेम्परेचर दे रहा है, तो ये बैकवर्ड पे चले जाएगा, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ये प्रिडिक्शन है हमारी हमारी केमिस्ट्री की नॉलेज पे। तो लिखेंगे एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस, as the temperature increases solubility of air। एयर के अंदर क्या है? मोस्टली ऑक्सीजन नाइट्रोजन। solubility of air decreases। बात समझ आ रही है? solubility decreases। अब ये पूछ रहा है एक्सप्लेन करो क्यों। तो आप लिखेंगे कि जब भी हम जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, हेंस एयर बिकम लेस सॉल्युबल। ठीक है, ये जुमला लिखेंगे इधर, एज temperature increases, as temperature increases equilibrium moves to left hand side, hence air becomes less soluble, become less soluble। ठीक है, अब कुछ नॉलेज के लिए जुमला लिखते थे जो हमने डिस्कस किया, वो नॉलेज के लिए लिखते थे क्या कि डेल्टा एच सोल्यूशन इज नेगेटिव एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक dissolving is exothermic,
dissolving is exothermic ना, exothermic, increasing temperature favors endothermic site, which is backward, आपको मेरे साल में बात समझ आ गई होगी है। चलिए अगला क्वेश्चन है, डिस्प्ले योर प्रेडिक्शन इन द फॉर्म ऑफ अ स्केच ग्राफ सॉल्युबिलिटी ऑफ एयर बिटवीन 0 and 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपको मालूम है ये डिक्रीज हो रही है ना, तो नेगेटिव ग्रेडियंट आना चाहिए बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे आना चाहिए, बिल्कुल ऐसे, ठीक है, ऐसा आना चाहिए। यहां लिखेंगे सॉल्युबिलिटी और देखेंगे कहीं सॉल्युबिलिटी लिखी हुई है, 99% है ये, ठीक है, कहीं सॉल्युबिलिटी लिखी हुई है, इंडिकेट सॉल्युबिलिटी ऑफ एयर 25 डिग्री सेंटीग्रेड 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। डिस्प्ले योर प्रेडिक्शन द फॉर्म ऑफ स्केच ग्राफ फॉर द सॉल्युबिलिटी ऑफ एयर बिटवीन 0 एंड, तो यहाँ 0 है, यहाँ ये, ठीक है। तो कहीं कोई इसने सॉल्युबिलिटी लिखी नहीं है, तो बहरहाल इसकी यूनिट लिखेंगे सॉल्युबिलिटी की, क्या लिखी हुई है ऊपर सॉल्युबिलिटी की, यहाँ लिखी हुई है एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड सैचुरेशन ऑफ एयर इन वाटर हैज अ कंसंट्रेशन ऑफ 19 सेंटीमीटर क्यूब पर डेसीमीटर क्यूब, यही सॉल्युबिलिटी है, सही है। तो क्या यूनिट दी हुई है भाई इसकी, सेंटीमीटर क्यूब पर डेसीमीटर क्यूब, जो लिखी है वही लिख दी है। कह रहा है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे 19 है, लेट्स सपोज ये 25 है, तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपने बनानी है ऐसे, स्ट्रेट गई, और कितने पे टच कर रही होगी ये, 19 पे। कैसे मालूम, क्योंकि सवाल में ऊपर लिखा हुआ है, ऊपर देखें ये लिखा हुआ, 19 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है। दोबारा पढ़ाएंगे सवाल, एयर 99% हाइड्रोजन ऑक्सीजन इज स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर एट 25 सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ एयर इन वाटर हैज अ कंसंट्रेशन ऑफ, बताइए 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे सारा पानी बॉयल हो जाएगा, तो फिर सॉल्युबिलिटी 0 हो जाएगी। जब पानी नहीं है तो गैस कहाँ रहेगी, क्योंकि ऊपर देखो ना पानी में रखा हुआ है, इन वाटर हैज अ कंसंट्रेशन ऑफ 19 पर सेंटीमीटर क्यूब, ओ भाई बॉइल्ड आउट हो जाएगा ना 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ऐसा ही है ना, ये लिखा तो है, व्हेन वाटर इज बॉइल्ड ऑल ऑफ द डिसॉल्व्ड एयर इज बॉइल्ड आउट ऑफ द सॉल्यूशन, तो इसका मतलब ये हुआ 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितनी होगी, 0 सेंटीमीटर क्यूब पर डेसीमीटर क्यूब, यही हुआ ना इसका मतलब। तो आपने यहां लिखना होगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे 0 हो गई, ये टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड। बोलो बात समझ आ गई है ना, बोलो बात समझ आ गई भाई, आपके आगे मरियम, अच्छा ठीक है आगे बढ़ते हैं। अच्छा, if you were to carry out an experiment to investigate how the solubility of air varies as the temperature increases, तो आपने बताना है इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल। मैंने कल भी बताया था, यू आर इंडिपेंडेंट, क्यों, क्योंकि तुम अपने फैसले खुद करते हो, जो चीज तुम चेंज करते हो वो इंडिपेंडेंट होता है। तो बताओ तुमने क्या चीज चेंज की इस पूरे प्रैक्टिकल में, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर इज वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो टेम्परेचर तुमने चेंज किया है, तो तुम लोग लिखोगे टेम्परेचर, लिखो बेटा, टेम्परेचर, टेम्परेचर सही है। इंक्रीज करो चाहो तो इंक्रीज लिखो, या तो खाली टेम्परेचर ही लिख लो, ठीक है। दूसरा है डिपेंडेंट वेरिएबल, क्या चीज ऑब्जर्व कर रहे हो, सॉल्युबिलिटी। पूरा बताओ किसकी सॉल्युबिलिटी, गलत कह रहे हो, सॉल्युबिलिटी ऑफ एयर, शाबाश बेटे, सॉल्युबिलिटी ऑफ एयर, पानी के अंदर डिसॉल्व्ड एयर की होगी ना, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ एयर। पहला क्वेश्चन आपका लगे गुम से हो गया, समझ रहे हैं, ये ध्यान में रखिएगा। पहले मैंने कल भी बताया था, कभी कभी 3 क्वेश्चन भी आते हैं, कभी कभी 2 क्वेश्चन भी आते हैं, 2 3 2 3।
एनर्जेटिक, इसका टॉपिक का नाम क्या है? सॉल्युबिलिटी है। इस टॉपिक का नाम लिखेंगे सॉल्युबिलिटी एंड एनर्जेटिक। सॉल्युबिलिटी एंड एनर्जेटिक। चलिए जी, अगला टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये कह रहा है कि व्हेन हीटेड एक्वस हाइड्रोजन पर ऑक्साइड डिकम्पोज टू फॉर्म ऑक्सीजन एंड वाटर। कल भी हमने यही क्वेश्चन किया था, डिकम्पोजिशन। याद रख लेना, ये स्लो रिएक्शन होता है। सॉलिड कैटलिस्ट आते हैं MnO2 कैटलिस्ट, ठीक है, उससे ये रिएक्शन फास्ट हो जाता है। ये लिखा हुआ है इस टेबल की, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना चाहिए। इसमें हैजर्ड्स लिखे होते हैं और नीचे सवाल आता है हैजर्ड्स का, तो देख के ही लिखना होता है, ठीक है जी। पूरा एक प्रोसीजर लिखा है कि यू आर प्रोवाइडेड विद सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, एक गैस रेंज है, ठीक है, जिसकी कैपेसिटी 100 cm³ है, ठीक है। आपने ऑक्सीजन गैस को कलेक्ट करना है, ठीक है। अब वो आपसे कह रहा है कि आप फुल्ली डायग्राम बनाएं कि कैसे आप ऑक्सीजन गैस को आप कलेक्ट करेंगे, ठीक है। आइए डायग्राम बनाते हैं और समझते हैं ये कहना क्या चाह रहा है। आपको चाहिए एक कोनिकल फ्लास्क, आपको चाहिए एक कोनिकल फ्लास्क, आपको चाहिए एक कोनिकल फ्लास्क। इस कोनिकल फ्लास्क में आपने डालनी होगी एक फनल। इस कोनिकल फ्लास्क में आपको डालनी होगी एक फनल। ये आ गई आपकी एक फनल। अब इसके अंदर आपने डालना पड़ेगी गैस रेंज। ये आ गई आपके पास गैस रेंज। ये बहुत आते हैं अप्रेंटिस बनाने वाले, इसको अच्छी तरह से करना। अच्छा जी, ये हम डायग्राम बना रहे हैं, ठीक है। आपने इसमें गैस रेंज भर लगानी है, ठीक है। ये आ गया, ऐसे लगा के ये गैस रेंज हो गई, ठीक है। यहाँ आप ऐसे लगा देंगे, ये आपने यहाँ पर गैस भर ली। इधर कहाँ है, ये आ रही गैस, तो ये गैस आ गई इधर, ये आ गई ऑक्सीजन गैस, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि इसको बड़ा बनाना चाहिए तो इसको बड़ा बना लेते हैं। सील कंटेनर होना चाहिए, सील कंटेनर, ताकि कोई भी गैस बाहर ना निकले, ठीक है। ये आपका हो गया। इसके अंदर आपने क्या चीज डालनी होगी, इसमें आपने डालना होगा हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। ये आ जाएगी हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, ये आ गई हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। और इसके अंदर आपको डालना होगा, इसके अंदर आपको डालना होगा MnO2। तो ये आपके पास आ जाएगा MnO2। अगर इसने कैटलिस्ट डाला है तो इस एडेड, ठीक है जी। इफ इज एडेड बोथ ऑफ सॉलिड मैग्नीसाइड एंड रेड दोनों डाल सकते हैं। तो मैग्नीस ऑक्साइड आपने कैटलिस्ट डाल दिया। ये क्या चीज है, कोनिकल फ्लास्क है। ये क्या आपके पास गैस रेंज है, गैस रेंज है। ये आपके पास बंग है, यानी कॉर्क है। मैं तो इसके साथ सील्ड कंटेनर भी लिखता हूँ, सील्ड कंटेनर, ताकि गैस जो बनी है वो लीक ना हो जाए। ये सील कंटेनर है, ठीक है। अच्छा,
क्या चीज? ऑरेंज आपका H2O2 है, H2O2 है, ये गैस कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये ऑक्सीजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है। थोड़ा सा प्रैक्टिकल दोबारा देख लेते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिकल दोबारा देख लेते हैं कि कैटलिस्ट इसने डाला है कि नहीं डाला है। डिकम्पोजिशन also occur at room temperature if a suitable catalyst is added. बोथ दोनों डाल सकते हैं, will catalyze the decomposition. You are provided a 0.3 mole per degree solution of hydrogen peroxide and syringe with a capacity of 100 cm cube. तो अगर लिखना चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं 100 cm cube. अच्छा जी, provide the following information for the experiment you carry out to collect oxygen from the decomposed hydrogen peroxide and by using identical masses. Which of the two catalysts was the most efficient as promoting this composition? ये दोनों कैटलिस्ट इस्तेमाल करने हैं आपने, दोनों कैटलिस्ट इस्तेमाल करने हैं आपने और देखना कौन सा ज्यादा एफिशिएंट है. A fully labeled diagram of the apparatus to be used that would ensure that no oxygen would be lost. तो सील कंटेनर लाजमी लिखना है. No oxygen would be lost, इसका मतलब है सील्ड कंटेनर, सील्ड कंटेनर. उसके बाद कह रहा a calculation of the maximum volume of that could be used such as the oxygen produced would not be exceed the volume of the syringe. ये ना 100 cm cube से ज्यादा ऑक्सीजन बन जाए. Statement of measurement you would take allow you to say which catalyst was the more efficient. ठीक है, सही है जी. ये आपने इसकी डायग्राम बना दी. मार्किंग स्कीम देखिए, इसमें मार्किंग स्कीम में क्या बना हुआ है. अच्छा, ये जो मैंने बनाई है ये कहलाती है थिस्टिल फनल. थिस्टिल फनल, ठीक है. थिस्टिल फनल जिसका मुंह ऊपर से खुला हो इस तरह से, इसे थिस्टिल फनल कहते हैं. तो अब दो तरीके, या तो कैटलिस्ट को इसके अंदर डाल दें ऐसे ही, और दूसरा तरीकेकार क्या होता है, गौर से सुनना, इसको पूरा पानी की सरफेस तक ले जाएं, इसको पूरे पानी की सरफेस तक ले जाएं और कैटलिस्ट इधर इधर भर दें मैग्नीशियस का. ऐसा कैटलिस्ट डालने के नीचे ना जाए. मेरी बात समझ रहे हैं कि ऊपर ही कैटलिस्ट है, नीचे ना है. अगर ऊपर कैटलिस्ट होगा तो क्योंकि ये सारे फ्यूम्स हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड फ्यूम है ना, तो आप ढक्कन इसको खोलेंगे उड़ना शुरू हो जाती है, तो डायरेक्ट टकरा के ऑक्सीजन गैस बन के नीचे आ सकती है. ये भी एक तरीकाकार है. आपने पहला कैटलिस्ट कर लिया, जब दूसरा कैटलिस्ट करना है सिर्फ हटाई, दूसरा कैटलिस्ट लगा दिया. लेकिन अगर आपने नीचे अगर आपने MnO2 डाल दिया ना, तो प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि फिर एक और सोल्यूशन चाहिए होगा. तो दोनों तरीके हैं लैब के अंदर. आप MnO2 डाल के एक करें, फिर दूसरा लेड ऑक्साइड डाल के रखें. दूसरा तरीका ये कि थिस्टिल फनल के अंदर आप कैटलिस्ट डालें और बड़ा पीस लें, तो ये खुद ब खुद हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऊपर जाएगी और उससे टकरा के गैस नीचे आके यहाँ पर आ जाए. दोनों है. मार्किंग स्कीम में मुझे बताएंगे कि कौन सा सही है. क्या डायग्राम बनी हुई है, क्या लिखा हुआ है? Diagram shows container with both chemical name and attached to a cylinder without leaks. Container shows the catalyst and hydrogen peroxide separated, ready to mix. Separated ना, ready to mix. आप सुन रहे हैं? तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको अलग ही बनाना चाहिए. ठीक है. ओ माय गॉड. ठीक है, इसको हम दोबारा कर लेते हैं. ये आ गया. ठीक है. अब ऊपर जो ऊपर रखा ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है वैसे की वैसे, और ये वो कैटलिस्ट है. ठीक है, ये वो कैटलिस्ट है MnO2. MnO2 कैटलिस्ट. सेपरेटेड लिखा हुआ था ना, तो इसका मतलब है ऐसे ही करना है. और कुछ लिखा है कैलकुलेशन की हुई, वो तो हम नीचे करेंगे. चलिए जी, डायग्राम हो गई है. जी जी बोले.
क्रिस्टल फनल जो है उसकी ट्यूब कब लंबी होगी और कब छोटी होगी हमें कैसे पता चलेगा? देखो मेरी बात सुनो, थिस्टल फनल जो होता है ना, एक होती है फनल ऐसी, ठीक है, ये थिस्टल फनल नहीं है, ठीक है, इसे हम कहते हैं टार्टेशियन फनल कहलाती है, ये खाली सिंपल फनल कहलाती है। थिस्टल फनल ऐसे ऊपर ऐसी बनी हुई होती है, क्योंकि कैटलिस्ट को रिटेन करना है, ये भी यूज कर सकते हैं, ये भी यूज कर सकते हैं, कोई भी यूज कर सकते हैं, आप चाहे तो याली यूज कर लें, ये भी सही है। हाँ ऐसे करो, दोनों सही। बोले आपको मेरी बात समझ आ गई है? अच्छा, अब ये कह रहा है, इसने कहा क्या था, a statement of the measurement you would take that allow you to say which of the catalyst was most efficient. चलिए, provide the following information. अच्छा कुछ लिख लेते हैं इसके ऊपर, ठीक है, चलें कुछ लिख लेते हैं, कुछ लिख लेते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट लिखेंगे, आप स्टॉप वॉच आपके पास होनी चाहिए। जैसे ही आप कैटलिस्ट और H2O2 को मिक्स करें, ठीक है, जैसे ही दोनों कांटेक्ट पे आ जाएं, टाइमर स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। मैं बार बार कह रहा हूं, ये भी सही है तरीकाकार, और जो यहां डाला था ये भी सही है, दोनों सही है। आप मिक्स कर सकते हैं, कहीं किसी किताब में मना नहीं है, आप मेरी बात समझ रहे हैं, मिक्स भी कर सकते हैं। ये साइंटिफिक तरीका है। इसमें क्या होगा कि अगर दूसरा कैटलिस्ट यूज करें, इसको हटाओ, दूसरा कैटलिस्ट डाल दो। चलिए अगला लिखेंगे कि जैसे ही आपने दोनों को मिक्स किया, उसी वक्त आपने स्टॉप वॉच ऑन कर देना होगा, पहला पॉइंट, ठीक है। लिखें स्टार्ट स्टॉप वॉच पहला पॉइंट है स्टार्ट स्टॉप वॉच immediately आफ्टर मिक्सिंग। क्या क्या चीजें मिक्स की हैं, H2O2 एक्वस, और क्या क्या मिक्स किया था, एंड जी, एंड कैटलिस्ट, एंड कैटलिस्ट। आपने जो दो कैटलिस्ट है उनको करना है, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 लिखेंगे कि आप जितना भी टाइम आपके पास हुआ है, ठीक है, उसमें देखें आपसे गैस का कुछ लिखा, कितना गैस बनेगी, 100 से कम की गैस लिख दें आप, ठीक है, 100 से कम की गैस लिख दें भाई। या चलिए आइए इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं, पहले इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं कितना चाहिए होगा, ठीक है। चलिए आइए इसकी कैलकुलेशन पहले कर लेते हैं, फिर हम बात करते हैं, ठीक है। कैलकुलेशन कैसे करेंगे, आप बताइए मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस कितना है, ठीक है, सही है, लिखिए मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। आप कितना निकाल सकते हैं, आपने खुद कह दिया कि भाई 100 सीएम क्यूब है, 100 सीएम क्यूब, सही है। अब आप निकालेंगे इसमें मोल ऑफ ऑक्सीजन कितने होंगे, मोल ऑफ ऑक्सीजन 100 डिवाइडेड बाय 24,000 सीएम क्यूब, ठीक है, डिवाइड करें कितना आ रहा है, 100 डिवाइड बाय 24। कुछ C2 भी नहीं कर सकते? नहीं बेटा, कंसंट्रेशन नहीं की मैंने ना, वो वाली कंसंट्रेशन नहीं, हम तो उस पे करेंगे ना कि 24 डीएम क्यूब में इतने मोल होते हैं, तो 100 में कितने होंगे, क्योंकि सीएम क्यूब में 24,000 करके, मरियम समझ आ रही है बात, 24,000 है, उसमें कितने होंगे ये करना है। आंसर आ रहा है 0.00416,
मोल ऑक्सीजन के आ गए। चलिए आगे करेंगे। अब आपने ऑक्सीजन के मोल निकाल लिए, ठीक है। ऑक्सीजन के मोल निकालने के बाद आपने आगे बढ़ना है। आपने ऑक्सीजन के मोल निकालिए, ठीक है। अब निकालने मोल ऑफ H2O2, मोल ऑफ H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। बताए कितना रेशियो है? 1:2 का रेशियो है, ठीक है। मोल ऑफ H2O2 आपने यहां लिखा H2O2 रेशियो ऑक्सीजन। तो H2O2 से पहले क्या लिखा है? 2 लिखा है, तो 2:1 का रेशियो है। तो बताइए 0.00416 पे H2O2 x होगा। निकालें कितना आ रहा है x? 0.00208। शाबाश, 208 मोल ऑफ H2O2। अब आपने निकालना होगा वॉल्यूम। अब वॉल्यूम ऑफ, जाहिर सी बात है, H2 ऑक्सीजन निकालना होगा ना, ऑक्सीजन निकालना होगा ना भाई। नहीं समझ में आया यार? आपके पास ये देखें, आपके पास मैक्सिमम वॉल्यूम है ऑक्सीजन का, बहुत से सुने पहले, ठीक है। फिर आपने निकाले मोल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। फिर आपने निकाली है मोल ऑफ H2O2, ठीक है। अब आ जाए वॉल्यूम ऑफ H2O2। वॉल्यूम ऑफ H2O2 इज इक्वल टू मोल अपॉन कंसंट्रेशन, वो जो तुम कह रहे थे, ठीक है। पता मोल कितने? 0.00208 और इसका वॉल्यूम कितना है? इसकी कंसंट्रेशन है 0.3। ये कंसंट्रेशन है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की H2O2 की। तो कंसंट्रेशन लिखा आपने कितनी है? 0.3, ठीक है। बताओ कितना आएगा? 0.006। दोबारा करो, गलत कह रहा हूँ, दोबारा करो। अच्छा, इसको मल्टीप्लाई में 1000 करना। यार ये एक बार दोबारा कर लो जरा, मैंने, मुझे लग रहा है ऊपर गलत बताया तुमने, मोल गलत निकाला है। 208 गलत बोला है। 0.00416 पास पेपर निकालो, पास पेपर निकालो। और कितनी क्या है? 0.00 एक मिनट है। 0.00832 आप कह रहे हैं, ठीक है। 832। यप, अबे भाई सही लिखा था पहले, मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर बताने आप मुझे। हाँ सही है, 0.00832। इसका मतलब है ऊपर क्या लिखना पड़ेगा? 0.00832 डिवाइड करना कितना आ रहा होगा? अब सही है, 0.0277। एक और 7 है, 72773। या आपके पास DM क्यूब। तो CM क्यूब के लिए क्या करेंगे बेटे? 0.02773 मल्टीप्लाई बाय 1000 कितना आ जाएगा बोलो? 27.7, यानी नियरली 30 आ गया। बात समझ आ रही है? इसलिए मैंने ऊपर 30 का लफ्ज बोला था। इसने कहा है कैलकुलेशन कर लो, कर लो कैलकुलेशन, देखो लिखा है इसने।
A calculation of maximum volume in same cube is required. देख रहे हो लिखा, ये लिखा हुआ भाई, ये लिखा हुआ, बात समझ आ रही है? चेक करना, रिकॉर्डिंग हो रही है ना? चलिए अब वापस आएंगे उसी पॉइंट पे जो हम लिख रहे थे, स्टार्ट स्टॉप वॉच इमीडिएटली आफ्टर मिक्सिंग H2O2 इन कैटलिस्ट। उसके बाद लिखेंगे पॉइंट नंबर 2, नो टाइम टेकन फॉर 30 cm क्यूब। ये कहां से आया? अभी किया है आपने। 30 कहां से आया? अभी किया है आपने नीचे। 30 cm क्यूब ऑफ ऑक्सीजन, सर मैं यहाँ 27.73 वो भी लिख सकते हैं। टू बी इवॉल्व्ड, टू बी इवॉल्व्ड। बोले बात समझ आ गई है? टाइम भी आ गया, अमाउंट भी आ गया, 30 आ गई। अगला क्वेश्चन है, व्हाट अदर फीचर्स ऑफ द कैटलिस्ट शुड बी कंट्रोल्ड। बताइए क्या कैटलिस्ट का कंट्रोल करना चाहिए कैटलिस्ट के अलावा? व्हाट अदर फीचर ऑफ द कैटलिस्ट शुड बी कंट्रोल्ड? मास, कैटलिस्ट का मास कैटलिस्ट कितना हम डाल रहे हैं उसमें, या उसका सरफेस एरिया? क्या जी जी बोले। सरफेस एरिया होगा क्या? सरफेस एरिया ही होगा, सरफेस एरिया होगा, बिल्कुल सही बोला। सरफेस एरिया ऑफ द कैटलिस्ट, सरफेस एरिया ऑफ द कैटलिस्ट। सर जी जी बोले। सर ऊपर जो हमने 30 cm क्यूब की वॉल्यूम कैलकुलेट किया है वो H2O2 की नहीं की? हमने जो कैलकुलेशन किया, कैलकुलेशन द मैक्सिमम वॉल्यूम इन सेम क्यूब एक्वस ऑफ एक्वस हाइड्रोजन पर ऑक्साइड कही थी ना इसने। जी। तो जब आपने उसका सेकंड पॉइंट लिखा था आपने लिखा कि 30 cm क्यूब ऑफ ऑक्सीजन टू बी इवॉल्व। तो हमें तो यहाँ लिखना चाहिए था कि 100 cm क्यूब ऑफ ऑक्सीजन, 100 cm क्यूब ऑक्सीजन टू बी इन्वॉल्व्ड बाय 30 cm क्यूब ऑफ H2O2। बात समझ आ रही है? जी सर। अब सही है? कहाँ जाऊँ, जी इतने सर। ज़हीन बच्चे हैं मेरे, इतने ज़हीन बच्चे हैं भाई, कहाँ जाऊँ मैं, बताओ। माशाल्लाह। अच्छा आप बताओ, सरफेस एरिया ऑफ द कैटलिस्ट, तो बताओ पाउडर्ड फॉर्म में करना चाहिए या सॉलिड में करना चाहिए? किसका सरफेस एरिया ज्यादा होता है? पाउडर का सरफेस एरिया ज्यादा, रेट ज्यादा होगा। तो सरफेस, इसीलिए इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। हर एक दफा पाउडर कर लो, या सब में पाउडर करो, सब में सॉलिड करो। सरफेस एरिया ऑफ द कैटलिस्ट, ठीक है, लिख लेंगे यूज पाउडर form as it has more surface area, volume ratio। बोले बात समझ आ रही है? ठीक है, आपको बात समझ आ रही है? सर हम लोग जो है अबव में जो वर्किंग कर रहे थे वो सब हाँ कुछ हम लोग ऑफ H2O2 के लिए कर रहे थे ना? जी जी, H2 सब मैंने लिखा है, H2O2 लिखा है, सही सिर्फ वो सर। गलती हो गई थी स्टेटमेंट लिखने में। आप परचेस कर लूंगा इंशाल्लाह ये। In one of the experiment take 2 minutes to complete, right? If one of the experiment takes 2 minutes to complete, draw a sketch graph with a labeled axis showing how the volume of oxygen produced will vary with time 0 and 3 minutes. देखें आपको रेट का ग्राफ रटा होना चाहिए। एएस में आपने काइनेटिक में सब ग्राफ किए हुए हैं। आप क्या चीज से टाइम मेजर कर रहे हैं? ठीक है, टाइम पर सेकंड में, ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस वाई एक्सिस में। याद रख लेना कि जो तुम ऑब्जर्व, जिसको ऑब्जर्व करते हो ना, वो वाई एक्सिस में आता है।
जिसको ऑब्जर्व करते हो वो वाई एक्सिस में आता है। ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ठीक है, इसने कहा 0 से 3 मिनट तक करना है, और सेकंड लिख दिया मैंने, मिनट लिखना चाहिए। ठीक है, तो कोई मैक्सिमम आपको नहीं बताया वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस कितना है, इसका यूनिट लिख लें सेंटीमीटर क्यूब। तो भाई कह रहे 2 मिनट में कंप्लीट हो रहा है, 2 मिनट में कंप्लीट हो रहा है, तो 2 के बाद स्ट्रेट होगा या 3 तक स्ट्रेट होगा। इफ वन ऑफ द एक्सपेरिमेंट टेक 2 मिनट टू कंप्लीट, तो 0 से लेके 2 तक तो जाओ। मेरी बात समझ रहे हो? उसके बाद फिर constant हो जाएगा। बोले रिएक्शन कंप्लीट हो गया, अब क्या होगा, ये कांस्टेंट हो जाएगा या यही रहेगा? बोले कॉलर 2 के बाद स्ट्रेट हो जाएगा, वैसे ही रहेगा? फिर कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट हो जाएगा, ये रहा। ठीक है, अच्छा इसमें हम ये वाली लाइन भी खींच सकते हैं ना, सही स्ट्रेट हो गया। नहीं पूछा था सर, आपने कहा वॉल्यूम ऑफ गैस हमें पता, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस हमें पता, तो 100 cm मैक्सिमम जा सकती है। तो आप यहाँ 100 लिखते हैं, इसमें कुछ लिखा है? ठीक है, 100 लिखते हैं, सही बात है, ये 100 cm³ लिखते हैं, तो क्या 100 ही कलेक्ट होनी है ना भाई। चलिए अगला सवाल है, स्टेट द हैजर्ड्स दैट माइट बी इनकाउंटर्ड। हैजर्ड्स बताने, इनकाउंटर्ड व्हेन यूजिंग solid, using the solid required in this experiment, and given essential precaution you would take to show these chemicals were handled safely। मैंने आपको पहले भी कहा था, इसके अंदर लिखा होगा आंसर। ठीक है, देखें स्किन इरिटेशन हो रही है, आ सकता है क्या? क्या चीज? Wear face mask or wear goggles। हाँ ये सब कुछ लिखेंगे। देखिए गॉगल्स, आंखों में अगर इरिटेशन होती है तो गॉगल्स लिखेंगे, स्किन में होती है तो ग्लव्स। ठीक है, तो मैंने आपको इनहेलेशन लिखा, इसने स्किन के लिए ग्लव्स लिखता हूँ। ठीक है, कितने मार्क्स का क्वेश्चन है? 1 मार्क का क्वेश्चन है यार। तो आप लिखेंगे लेड ऑक्साइड causes skin irritation, skin irritation, so wear safety gloves। आंखों का लिखा होता है तो हम क्या लिखते हैं? गॉगल्स लिखते हैं। So wear ग्लासेस, गॉगल्स। ठीक है जी, ये भी आपका हो गया सवाल। लैब कोट से स्किन का क्या ताल्लुक? अगर लैब कोट का स्किन से कोई ताल्लुक है तो हाँ, हाथ अगर आप शर्ट स्लीवलेस पहने तो लिख सकते हैं। अभी सर स्किन इरिटेशन के लिए आप क्या स्वेलिंग द पाउडर, तो ग्लव्स सबसे आसान है, क्योंकि हाथ पे लगेगा तो हाथ तो मुंह पे भी लगेगा, ग्लव्स में लगता मुंह पे। wearing तो gloves हाँ, पॉइजन कैन अकर बाय इनहेलेशन, तो मुंह से बचाना है, स्किन इरिटेशन से बचाना है। तो फेस मास्क भी है, वो भी वैसे फेस मास्क लगा दें, मुंह पे टेप लगा दें, सील है मुंह पे, क्योंकि मुंह में कुछ जाए ना। कोई एक बंदे को जो था हेलमेट करके प्रैक्टिकल कर रहा था, मीम थी, मैं लगाऊंगा इंशाल्लाह, हेलमेट पहन के प्रैक्टिकल करेगा, क्या वो टेस्ट ना हो जाए। अच्छा जी, थर्ड क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन कौन सा निकाला हमने? इसका टॉपिक क्या था? गैस कलेक्शन एंड कैटलिस्ट। इसका नाम है गैस कलेक्शन एंड कैटलिस्ट। गैस कलेक्शन एंड कैटलिस्ट। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। ओ माय गॉड, शायद ये हो आज, कोई बात नहीं, पिछले हमने ये पढ़ी थी लंबी।
चलिए जी, अभी दूसरा प्रैक्टिकल देखते हैं। ये क्या है? ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का प्रैक्टिकल है, ठीक है। ये कह रहा है कि भाई फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ टू लिक्विड विच आर मिसिबल dissolve in each other in all proportions, the more volatile of the two will distilled first. ठीक है जी। कॉम्पोजिशन आपको दी हुई है, मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है लिक्विड CCl4 का, और मोल फ्रैक्शन दे दिया गया है CCl4 वेपर का, ठीक है। टेम्परेचर आपको दिए हुए हैं, ये रहे। कैलकुलेट द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ CCl4 एंड C2H4। चलें जी, स्टार्ट करेंगे MR से। लिखेंगे MR ऑफ CCl4, कार्बन 12 है, क्लोरीन कितने हैं 35.5 मल्टीप्लाई बाय 4, बोले कितना आएगा? दूसरा है MR ऑफ C2H2Cl4, 12 मल्टीप्लाई बाय 2। जी बोले, ये कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है? ये मैं कंप्लीशन के बाद डिसाइड करता हूँ ना कौन सा, अभी जैसे कंप्लीट होगा ना उसके बाद मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। बताएं, पहले वाले का आंसर आ रहा है, पहले वाले का गलत आंसर बता रहे हैं आप। 12 प्लस है 154। मैं उस पर रिलाई नहीं कर रहा, आप पे रिलाई कर रहा हूँ। चले अब याला करके दिखाएं। 12 2 जा 2 प्लस क्या आ रहा है? 168। अब ये कह रहा है वेपर फ्रॉम द इक्विलिब्रियम एट 108.5 डिग्री वाज एनालाइज्ड एंड फाउंड टू कंसिस्ट ऑफ 7.44 and 8.92 ग्राम। शो क्लियर द कैल्कुलेशन, यस मोल फ्रैक्शन निकालना है भाई, मोल फ्रैक्शन निकालना। आइए जगह कैसे करेंगे? पहले आपने निकालने होगा मोल ऑफ CCl4, बोले कितना मास है 7.22, इसका MR कितना है CCl4 का 154, इसको डिवाइड करें। उसके बाद आपने निकालना होगा मोल ऑफ C2H2Cl4, इसका मास है 8.92, इसका MR आपने निकाल दिया 168। बोले पहले वाले का क्या है? 0.046, 8 के बाद 8, तो फिर 9 कर देंगे मोल। नीचे वाले का बताएं। 0.053 1 कर देते मोल। अब हम निकालेंगे टोटल मोल। टोटल मोल इज इक्वल टू 0.0469 प्लस 0.0531। बोले कितना आ रहा है? 0.0999, 4 9 है, 4 9 मोल आ गया टोटल मोल। 0.1 कर सकते हैं इसका? नहीं कर सकते, मोल फ्रैक्शन निकालना है, फ्रैक्शन में काम है। अच्छा किसकी मोल फ्रैक्शन निकालना है? वैसे ये आंसर आ रहा है, अगर आप 531 लेंगे ना तो ये आंसर आ रहा है, और अगर 5309 लेंगे अभी ये ले लिया ना, बस सही है, गड़बड़ नहीं होगी। आपने किसका निकालना है कैलकुलेशन? मोल फ्रैक्शन ऑफ CCl4 का निकालना है, तो लिखेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ CCl4, मोल ऑफ CCl4 डिवाइड बाय टोटल मोल। CCl4 के मोल है 0.0469 और टोटल मोल है 0.09999। ये करें क्या आ रहा है बेटा? 0.0469
0.469 शो हो गया भाई, 0.469 फ्रैक्शन की यूनिट नहीं होती, ये आंसर हो गया। इसमें देखो क्या आंसर लिखा हुआ है, मैंने नहीं कराया, बच्चों ने बोला वो लिखा। एमएस में लिखा होगा, एमएस देखें। मैं एमएस में बिलीव नहीं करता, अपने काम पे बिलीव करता हूँ ना, मैंने खुद कराया, गलत थोड़ी होगा इंशाल्लाह। बेवकूफी करेंगे जैसे अभी की थी तो गलत हो जाएगा। चलें जी, अगला मोल फ्रैक्शन निकालना है। सर ये भी इसी तरह ही होगा। ये भी सीधा होगा, तो जल्दी से कर लेंगे, ठीक है। तो ऐसे करते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ CCl4। क्या करूं मैं, क्या करूं, कैसे लिखूं भाई? सारा दोबारा होगा भाई, ये सारा दोबारा होगा। सर स्किप कर दें, इस तरह का सेम ही है बिल्कुल। कोई बात नहीं ना, इस जो पढ़ेंगे ना ऑनलाइन में उनके लिए मसला होगा, सॉल्व हो जाएगा पूरा। देखिए जी, मोल ऑफ CCl4, ठीक है, इसका कितना ग्राम आया था? 14 पॉइंट लिखा हुआ है, 14.14। इसको डिवाइड करें 0.0918। अब दूसरा लिख ले, इसका मास दे रहा है 1.38। इसको डिवाइड करने से आंसर आ रहा है 0.00821 मोल। जरा इन दोनों को ऐड करिएगा बेटे जी। 0.1000। ये डुप्लीकेट दिया है बेटे, क्या दोबारा बोलिएगा, इन दोनों को प्लस करने से क्या आ रहा है? 0.100001 मोल। तो भाई अब यहां आ जाएंगे टोटल मोल आपके ये वाले, और ऊपर वाले आ जाएंगे CCl4 के ये वाले। करंट डिवाइड करके क्या आ रहा है, यही आ रहा है 0.918। 0. गलत कर रहे हैं, 918 आ गया, 0.918 मोल फ्रैक्शन आ गया। चलिए अब आपसे कह रहे हैं कि भाई आप ग्राफ ड्रॉ करें, किसके दरमियान? वाई एक्सिस पे रखना है टेम्परेचर और एक्स एक्सिस में रखा है मोल फ्रैक्शन। ठीक है जी, इसका ग्राफ बनाना है। तो भाई वाई एक्सिस में हमें रखना है टेम्परेचर, टेम्परेचर, और दूसरा लिखना है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन की यूनिट नहीं होती, ठीक है। जब भी आप लिखा करें, मुझसे भी गलती होगी, थोड़ा नीचे करके लिखा करें। बताइए मैक्सिमम मोल फ्रैक्शन कितना है? हाँ, आपको डेटा दिया हुआ है ना, सवाल में डेटा दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। पहले ऊपर वाला ग्राफ बनाएंगे फिर नीचे वाला ग्राफ बनाएंगे। पहले लिक्विड वाला बनवाएं। हमारे पास CCl4 का 1 है, तो CCl4 लिक्विड या CCl4 पेपर दोनों करेंगे, ठीक है। ये 0.00 आ गया, फिर 0.20 आ गया, फिर 0.40 आ गया, फिर 0.80 आ गया, फिर क्या आएगा? ओ 6 कहाँ गया? 6 आ गया, 0.60, 0.80, 1.00। सही है।
अच्छा, अब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में बताओ मैक्सिमम टेम्परेचर कितना है? सर मैक्सिमम टेम्परेचर है 120. 120. फॉल्स ओरिजिन लेते हैं, 60 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? क्या लेंगे? 60 से स्टार्ट किया, फॉल्स ओरिजिन लिया है, 60 से स्टार्ट किया, ये 70 हो गया, ये 80 हो गया, मैक्सिमम कितना टेम्परेचर बोला है तुमने? 120. 90 हो गया, ये 100 हो गया। मैंने कहा ना मुझसे भी मिस्टेक होती है, इसको थोड़ा खिसका के लिखते हैं इधर ये। अच्छा जी, 90 के बाद क्या बोला आपने? 100, कितना मैक्सिमम आ रहा है? 120. और ये आ गया 120, ठीक है? चलिए पहली रीडिंग बोले लिक्विड की। जीरो पे कितनी है? 120. 0 पे 120। उसके बाद अगली सिर्फ वाई एक्सिस की वैल्यू बताएं। सुबह एक्सेस की बताऊं सर, तो 108.5. 108, 108, इसका मतलब है 110 के नीचे होगी, तो 2 के बराबर है, 108 ही होगी। खोला, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर आ रही है। बेटा कोई गलती हो तो मुझे बता देना, ठीक है? अगला बोले वाई एक्सिस क्या होगा? 99.3। टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर 99.3 है सर. 99.3, सही है। और वो क्या है? 0.20, 0.20 पे कितना आ रहा है? 99.3. तो यार ये रहा 99, सही है, ये आ जाएगा 99.3। अगला बोले 93 0.3 पे. 0.3 पे 93, जी. ये रहा 90, ये रहा 91, ये रहा 92, ये रहा 93। नेक्स्ट 89.3 0.4 पे. कितना? 89.3. 89, 89 89.3, 0.4. 0.4 पे। और बोला 83.3 0.6 पे. 0.6 पे कितना? 83. 83.3, ये रहा 80, 81, 82, 83, 83.3। उसके बाद 79.9 0.8 पे. 0.8 पे कितना? 79. 79.9, 80। और बोले 76 1 पे. 76 है 1 पे, ये 75 आ गया, 76। सर गैपिंग से भी है. नीचे एक्स एक्सिस पर जूम आउट कर. ये देखो और सब थोड़ा जूम आउट कर. 0.6 पे कहा था आपने। नहीं 1 पे, ये 1 था, आपने थोड़ी सी गैपिंग गलत कर. 0.8 पे बताएं कहा? 0.8 पे है 79.9. भाई ये 0.4 है, 0.6 है, वो आपने नीचे नहीं देखा ना, आपने एक्स एक्सिस वो वाई एक्सिस देखा. सब गलत हो गए, नहीं नहीं मसला नहीं. सारे गलत हुए भाई। अरे तो आप उसको इसकी नीचे दोबारा बताओ, दोबारा बताओ, दोबारा बताओ। इसमें से कुछ दो सही का है. फर्क था, दो का फर्क था। बताना सेकंड, बताना कितनी आ रही है? सेकंड आ रही है 108.5. 108, जी गलत बोल रहे हो। सर, सेकंड 108.5. अच्छा एक 0 है फिर 108, उसके बाद 99.3. भाई मसला ये पहले गलत है, 0.2 पे ना, हाँ 0.2 पे 99.3. ये होता है शैतान का काम। चलें बताएं जरा क्या, गलती से रिकॉर्डिंग कर ले, थोड़ा एक्सटेंड कर ले इसको, बोलो। 108.5. पूरी रिकॉर्डिंग खराब हो जाएगी, पूरे क्वेश्चन जो है ना वो गलती से रिकॉर्ड हो रही है। अब बोलो क्या? 108.5. 120 के बाद 102 दो का गैप बोलना, ठीक है? कितना? 108, जी 108. अब 2 के बाद होगा, तो पहले नहीं बोल सकते थे? 108 ये आ गया, ठीक है? जी. अब बोलो। 2 की गैप देकर 99.3. 2 का गैप देके 99.3. 99.3, ये रहा 99, 99.3। और बोलो 10 हो गया 10 और 93. 93। ये नहीं, ये तो 0.3 है नहीं. अब 0.3 कैसे? 0.4 है ये, क्या कर रहे हो तुम, क्यों हटा रहे हो?
भाई 0 पे तुम भाई दोनों बोलो, x भी बोलो y भी बोलो। 0 पे 120 हो गया, हाँ। अगला बोलो। 108.5 0.1 पे 10 पहले x एक्सिस बोलो। x एक्सिस है हमारा 0.1। 0.1 पहले सही क्लियर कर रहे थे, सारी सही थी पहले। तो फिर सर उसको वापस को कर देना अंडू, या फिर मूव के साथ। मुझे लगा आपने गलत किया है, बल के जाती है। चलो मुझे बताओ, जल्दी से बताओ। अरे नहीं, इन्होंने सर क्या हरकत की है, देखें 0 1 2 3 फिर 4 6 8 10। आप जल्दी मुझे बोल दो पहले क्या है 0.1 पे क्या है ये बोलो। आप एक मिनट पहले ये देखिए, 1 2 3 0 पे कितनी है ये बोलो। 0 पे है 120, 120 सही हो गया, अगला बोलो। 0.1 पे 108.5, बिल्कुल सही है, अगला बोलो। 0.2 पे 99.3, सही है। 0.3 पे 93, 0.3 पे ना, ठीक है, फिर 0.4 पे 89.3, ठीक है। उसके बाद 0.6 है। 0.4 के बाद 0.6 है, हाँ 0.5 ही नहीं है। नहीं सर, यही तो उन्होंने गलत किया है वो। 0.4 के बाद 0.6 है, जी 0.4 के बाद 0.5 है ही नहीं। नो, तो ये ठीक है, आपके दो वाले टोटल ये है, ये गलत हो, यही गलत था बस। 0.6 से बोलो कितना है। 0.6 का 83.3। 83.3, 80, 81, 82, 83, 83.3, अगला बोलो। और 0.8 का है 79.9। 0.8 पे 79.9, तो सही है। और 76 पे वन है, 1 पे 76। 1 पे 75, 76, ठीक है। अब गौर से देखो, ये कर्व बन रहा है, ठीक है, ये कर्व बन रहा है, गौर से देखना भैया, ये यूं कर्व बन रहा है, देखो। अब बंदा ही को मालूम है कि इसको बिल्कुल ही छोटा कर दो, ठीक है, ताकि गलती मिनिमाइज हो जाए। ये जो है क्या, ये क्या, ये क्या, ये क्या, ये क्या, ये क्या, ठीक है, ये ग्राफ बन गया आपका। ये बताओ किसका ग्राफ था, लिक्विड कर्व है या वेपर कर्व है, बोलो। सर ये लिक्विड कर्व है। तो इसके ऊपर लिख लो लिक्विड कर्व, लिक्विड कर्व। अब पेपर की बनानी है। अब वेपर की बनानी है, हो जाएगी जल्दी, बोलो शाबाश। 0 पे 120 0 पे 120, 0 पे, और बोलो। और 0.469। डायरेक्ट 0.469, हाँ सर ये 108। 0.445, 0.469। 6, ये क्या 0.5, 0.6, 0.469, 469 जी। 4, देखो भाई ये 5 है, 45 है। 41, 42, 43, 45, 45, 46, ये 0.467 9 कर लो ना इसे, ये रहा 7, ठीक है। ठीक है। कितना ये ये है 108.5। 108, ये रहा, ठीक है, 108.5, यही है। जी अच्छा, 40, 1 2 3 4 5 6 7, ये रहा, ठीक है, अगला बोलो। 0.552 0.552, जी 0.5, 0.552 51, 52, 53, 54, 55, 0.5, और उसके बीच में कर लेंगे, हैं? सही है सर, सही है। ठीक है, इस पे कितना आ रहा है। इस पे आ रहा है 99.3। ये रहा 99.3, जी ये 90 है, ये 99 है, 99.3, ठीक है, से थोड़ा सा है, और बोले। 0.800 0.800 पे 93 कितना, 93 93, 0.8 पे 0.8 पे 93, 91, 92, 93, यही है। जी। गलत लग रहा है, गलत लग रहा है, 0.8 है, 90, 91, 92, 93, कितना 0.8 पे 93 अब 0.861
एक चीज तो गलत आ रही, साफ पता चल रही है कौन सी गलत है। ये गलत है, ये दोबारा देगा 0.5 552 0.552 0.4 ये रहा, 0.5 ये रहा, 0.552 पे कितना आ रहा है? 99 पॉइंट। यही क्या है, अल्लाह मालिक है। ठीक है देख लेते हैं। So next है 861 0.86 वन पे कितना है ये बताया, वन पे कितना है? 76 वन पे 76 है। आप मिक्स कर रहे हैं मुझे लग रहा है, दोनों 76 है। 76 बस ठीक है, ये बहुत चालाकी के साथ दोनों ही खत्म हो गए। अगला बोले, उल्टा बोलेंगे, ठीक है। 0.958 0.9 ये रहा, 95 5 958 96 है। 96 हो गया। कितना आ रहा है ये आ रहा है 79.9 79.9, ठीक है। ये रहा 79.9 का मतलब 80 ना, जी। ये आ गया। और बोले 0.918 0.918, ये 0.918 का मतलब 2। इस पे कितना आ रहा है? 83.3 83.3, ये रहा 80 81 82 83 83.3 बीच का होगा। बीच का कहाँ जाके लग रहा है? 2 पे बस, यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। अगला बोले लास्ट वन है 0.861 0.861 मतलब 8586 पे कितना आ रहा है? 89.3 89.3, ये रहा 90, ये रहा 89 89.3, ये रहा बीच में, ये आ गया। ठीक है जी, ये आ गया आपके पास। सब होगा सर। ये वाला गलत आ रहा है, मैं बार बार कह रहा हूँ उसको। थर्ड वाले को चेक करना जरा एक बार। थर्ड वाला ये देखिए 1 2 3 ये 0.800 वाला है कौन सा था सर? 0.45 बोला है। अच्छा 552 वाला सॉरी 552 सर। हाँ 552 पे कितना आ रहा है? 99.3 552 एनामलस पॉइंट होगा सर। हो सकता है एनामलस पॉइंट लाइन ऑफ एनामलस ही है, एनामलस ही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही कहा। ये देखें, इसको इससे जोड़ा, उसने कहा हुआ है अगले क्वेश्चन में सर्कल द एनामलस पॉइंट। ठीक है। अगर आप चाहें ना एक काम और कर सकते हैं, ठीक है, वो ये कर सकते हैं, इनको सर्किल कर लें। नहीं सर ये इसने आगे सर्कल करवाया हुआ है एनामलस पॉइंट। एनिमल्स पॉइंट में सर्किल कराया है। Do not circle or label any other point लिखा हुआ है इस क्वेश्चन में। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। हाँ भाई, क्या लिखो इसे? बस एनामलस पॉइंट। एनिमल्स। और इसका नाम क्या है? ये है वेपर कर्व है ना ये। वेपर कर्व। चलो क्या करते हैं। दज्जाल की आंख बन गई है, बिल्कुल यही चाह रहे थे ये। अब छेड़ा तो पूरा खत्म करके उठेंगे, ठीक है। बेशक हाजिर नाराज हो गए, कोई बात नहीं। उस दिन भी तो हमने एक A2 का टाइम ले लिया था ना, क्या करें? करना चाहिए, कर लेते, पूरा कर लेना चाहिए ना, पूरा रिपोर्ट हो ना। फिर अगला साल पढ़े क्या लिखा है। ये कह रहा है सर्किल एंड लेबल ऑन द ग्राफ द पॉइंट यू कंसीडर टू बी मोस्ट एनिमलस हो गया। डू नॉट सर्किल और लेबल, आई एम सॉरी। ये कह रहा है, मना कर रहा है, अभी मारे आते हैं हमें। If it is assumed that the analysis was carried out accurately, suggest a reason why the point might be anomalous. देखो anomalous का मतलब क्या है कि ये ग्राफ पॉइंट नीचे आया या ऊपर आया, ये बता दो है। तुम टेम्परेचर नोट क्या कर रहे थे? तुम y एक्सिस नोट कर रहे थे ना। या तो y एक्सिस का टेम्परेचर तुमने कम नोट कर लिया, ज्यादा नोट करना चाहिए था, ये खुद ब खुद ऊपर हो जाता है ना। कम एक ये ऑप्शन है। ज्यादा जल्दी स्टार्ट कर दिया नोट। अच्छा, ये मोड फ्रैक्शन तो चेंज नहीं कर सकते ना, तो इसका तो आंसर नहीं दे सकते कि इस पॉइंट को इधर खिसका लो। सिर्फ ये हो सकता है कि ये टेम्परेचर ये है, कितना होना चाहिए? ये होना चाहिए तकरीबन इतना होना चाहिए, 105 समथिंग होना चाहिए। गलत टेम्परेचर नोट किया, ठीक है। लिखो इसका आंसर, जल्दी लिखेंगे, ठीक है। लिखो एनोमलस पॉइंट, चलो ना,
क्यों नहीं लिख रहे हैं? Anomalous point is at temperature is equal to 99.3 डिग्री सेंटीग्रेड। सही है? किस कर्व में? इन वेपर कर्व। वेपर कर्व था ना भाई, ऊपर लिख दिया था ना वेपर कर्व है, वेपर कर्व, वेपर कर्व, ठीक है, क्या लिखा सर? वेपर कर्व में आया है, ठीक है। क्यों आया? इट इज ड्यू टू क्यों आया बताओ? जल्दी नोट कर लिया। टेम्परेचर। टेम्परेचर बहुत लो नोट किया, क्या है, ज्यादा होना चाहिए था, ठीक है। तो इट इज ड्यू टू, फिर कल भी कैसे सवाल आया था? ड्यू टू, इसको सियासी जुमला देना है, ड्यू टू एनालिसिस, ड्यू टू एनालिसिस made at a temperature that was too low। खत्म हो गया, ठीक है। अब ये कह रहा है बाय ड्राइंग एन एप्रोप्रिएट कंस्ट्रक्शन लाइन ऑन ग्राफ डिटरमाइन द मोल फ्रैक्शन ऑफ CCl4 इन वेपर व्हिच इज इक्विलिब्रियम विद अ लिक्विड विद अ मोल फ्रैक्शन ऑफ 0.5 CCl4। किसका मोल फ्रैक्शन है? लिक्विड 0.55। देखो कहाँ है 0.55? 0.55 है, 0.5 है, 0.552 ना? 552 बोला, 5 बोला है, 0.500। ये रहा 0.5, ये रहा। कहाँ बोला इसने? लिक्विड बोला है या उसमें बोला है? In the paper which is in equilibrium with that. ये देखो, ऐसा इक्विलिब्रियम लिखा है। लिक्विड में इसकी अमाउंट निकालनी है। यहाँ तक हो गया? अबे डॉटेड लाइन में बनाना था यार, सब कुछ गलत करती है। चलो कोई बात नहीं, इसको यूं करके यूं मिटा दिए। सही है, शैतान के काम होते हैं सारे जल्दी के, देखो सही है। अभी कितने मिनट जा रहा है? कितना है पड़ोस से? ये 0.8, ये 0.9 से थोड़ा सा पहले। 0.9 से पहले 0.89। कितना आ रहा है ये? ये 0.89 होगा ना सर? 0.89 सही है। जी ये आ गया 0.89, तकरीबन एंड हो गया। सर, बस आखिरी पार्ट रहता है। 0.89 आ रहा है, ठीक है, मार्किंग से में चेक करो, यही 0.89। सर ये आपने किस तरह निकाला, मुझे नहीं आया। देखिए मोल फ्रैक्शन दो चीजों का है ना, हमने 0.5 पे यहाँ नहीं उठाया, 0.5 लेके गए, ठीक है। ये हमारा आया वेपर कर्व, इससे लिक्विड कर्व गए, लिक्विड कर्व का मोल फ्रैक्शन निकाल लिया। इसमें कुछ लिखा हुआ नहीं है, बस आपने ड्रॉ कर। इसमें ड्रॉ कर देनी है बस, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉन फ्रॉम बस 0.89 पे आ गया, ठीक है। अच्छा, अब अगले साल में कह रहा है थर्मोमीटर 0.8 डिग्री, टेम्परेचर दिया हुआ 1 डिग्री ग्रेजुएशन, डिटर्मिनेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ईच ऑफ द टू प्योर लिक्विड, ठीक है। परसेंटेज ज़्यादा निकालना है सर। अच्छा, अब मुझे बताइए कि 1 का मतलब क्या हुआ, लीस्ट काउंट कितना होगा? 0.5 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो इसका होगा, अच्छी तरह लिखना फॉर्मूला, फॉर C2H2Cl4 इज इक्वल टू लीस्ट काउंट या एरर, एरर डिवाइडेड बाय रीडिंग मल्टीप्लाई बाय 100, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। बोलो एरर कितना आ रहा है? 0.5। रीडिंग कितनी है बड़ा बताओ? कौन सी सर? देखो ना, 2 प्योर लिक्विड, क्वेश्चन calculate the percent error which would result from the determination of the boiling point of each of the pure liquid। लिखा है बॉइलिंग पॉइंट,
टेम्परेचर में बात हो रही है सर। हाँ तो टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट तो आपका 108.5 हो गया। 108.5 से ऊपर बोलने चेक करो पर सवाल में क्या लिखा हुआ है बॉइलिंग पॉइंट वगैरह। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ। The vapor from the equilibrium at ऐसा हो नहीं सकता, टेम्परेचर रीडिंग लिखी होगी सर टेबल में दी है ना, क्वेश्चन में कुछ ऐसा नहीं लिखा है। देखिए आप कुछ चेक करें। the temperature were measured using a thermometer scale. If the thermometer had only been given 1 degree centigrade, the percent error view which would result from the determination of the boiling point of each two pure liquids. यार ऐसा हो नहीं सकता बॉइलिंग पॉइंट लिखा ना हो। तो भाई ये रहा ना, ये नहीं दिख रहा, ये रहा 70, ये रहा 76। क्या कर रहे हो तुम यार? कहाँ सर? ये रहा ना, ये रहा ना, यहाँ मोल फ्रैक्शन ये दोनों बराबर आ गए। इसका मतलब है दोनों बराबर हैं, 0 0 है। और यहाँ पे भी दोनों बराबर बराबर हैं। इसका मतलब है वो भाई फ्रैक्शन का मतलब है दोनों को डिवाइड करोगे ना तो 1 तभी तो आएगा। 120 और 76 120 और 76। किसी को बहुत गुस्सा दिला दिया मैंने, चलो कोई बात नहीं। 0.5 डिवाइड बाय 7 कितना है? इसका 120 था, देखना इसका, देखना C2H4 को 120 है, मल्टीप्लाई बाय 100, 0.417%। सही है फॉर CCl4। 120 रीडिंग है ना टेम्परेचर की रीडिंग? जी सर, टोटल ना? नहीं बेटा, बॉइलिंग पॉइंट और दूसरा है ना, ये देखें नीचे वाला, इन दोनों का मोल फ्रैक्शन बराबर हो गया ना, इसका मोल फ्रैक्शन बराबर हो गया दोनों का, दोनों की 120। तो एक 120 एक 76 है, तो ये आ जाएगा 0.5 डिवाइडेड बाय 76 मल्टीप्लाई बाय 100। कितना आ रहा है? 0.658। आप अगर आप यहाँ DI करके लिख लो, क्यों करा है ऐसे, ठीक है, यहाँ लिख लो मोल फ्रैक्शन ऑफ CCl4 इज 0, जब भी तो यही है। यहाँ लिख लो मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H2Cl4 इज 0। भाई मोल फ्रैक्शन 0 इसका मतलब है वो है ही नहीं ना। क्यों नहीं समझ रहे हो ये बात? नहीं, छोटी सी बात, 0 का मतलब वो है ही नहीं। ये देखो इधर देखो, इधर देख लो ना, ये लिक्विड में कितना है? सेम है ना दोनों का, ये देखिए ना, ये देखो लिक्विड और वेपर। ये तुमने क्या, इसका तुम टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, ये कम कर रहे हो। यहाँ से कर लो 76 है, 76 से टेम्परेचर बढ़ाना शुरू किया, ऊपर वाला कम हो रहा है, 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 0 पे खत्म हो गया। इसी तरह ये वाला है, इसका भी मोल फ्रैक्शन 1 है, इसका मतलब इसको भी कम कम किया, कम किया, 0 हो गया। ठीक है, तो ये दोनों 0 0 है, इसका मतलब है ही नहीं। ये दोनों बराबर, इसका मतलब है बराबर है। एक क्वेश्चन और है भाई, वो बहुत छोटा सा है, बहुत छोटा सा है, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। अगली दफा तुम नहीं आए थे तो इन लोगों आया हुआ है तो मिलोगे, मिल जाएगा, मैंने खुद देखा है। अच्छा बताओ, यूज योर ग्राफ टू स्टेट वेदर CCl4 डिस्टिल फर्स्ट फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ द टू लिक्विड। कौन सा पहले बनेगा? किसका बॉइलिंग पॉइंट कम आ रहा है? CCl4 का, CCl4 का। बताओ क्यों? तो इसका आंसर लिखो भाई, द वेपर प्रोड्यूस्ड when the mixture is heated contains a greater, वही बात आगे जो मैंने कही थी, greater proportion of CCl4 than the liquid। बात समझ आ रही है? मैं, ये पेपर खत्म हो गया, मेरी बात गौर से सुन लो। करा क्या है इसने, ये देखो
ये टेम्परेचर जो है ना, 0 से टेम्परेचर बढ़ाया है। मोल इधर देख लो भाई, ये मोल फ्रैक्शन बढ़ाया है, सही है। तो इसका टेम्परेचर कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। कितने पे कम हो गया ये? 76 पे, ठीक है। जी। तो लिक्विड कर्व यहाँ खत्म हो रहा है। बात समझ आ रही नहीं आ रही है? इसी तरह से वेपर कर्व की बात है, इसलिए मैंने वो दो टेम्परेचर अलग अलग लिए, या तो 120 बड़ा वाला ले लिया, एक छोटा वाला ले लिया। चलो ये है बेटा 2013 फिर से बता दीजिए और जरा, अक्टूबर में। क्या दोबारा बोलिएगा? लास्ट वाला जो क्वेश्चन आपने करवाया था, आप जरा दोबारा बता सकते हैं वो? ये देखें, ये रहा, देखिए जो वेपर प्रोड्यूस हुए ना, जब आपने दोनों को हीट किया है, उसमें ग्रेटर प्रोपोर्शन जो है CCl4 का है, ठीक है, देन लिक्विड। इसलिए हमने जो है वो इसको किया CCl4। बात समझ आ रही है? जिसके मोल फ्रैक्शन ज्यादा होंगे वही होगा ना आंसर। ठीक है सर। ठीक है, चलें, अल्लाह हाफिज है।